नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 7 जून 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं कौन कौन से आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम एक लोकेशन देखते हैं सूरीनेम की। ये आपका साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है जिसके नॉर्थ में आता है आपका अटलांटिक ओशन, वेस्ट में आता है गुयाना, साउथ में आ जाता है आपका ब्राज़ील और ईस्ट में रहता है आपका फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना भी काफ़ी टाइम आपका न्यूज़ में रहता है क्योंकि भारत की जो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो यहीं से लॉन्च की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ये ओवरसीज एक फ्रांस की टेरिटरी है जहां से हम अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। अब सूरीनेम क्यों न्यूज़ में रहा है? देखिए, अभी भारतीय प्रेसिडेंट यहां पर सूरीनेम की विजिट पे गए हुए हैं और यहां इन्हें सूरीनेम के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से नवाजा गया है, दैट इज ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। तो आपको याद रखना है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार कहां पर आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, दैट इज सूरीनेम। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये आर्टिकल डील करता है यूक्रेन की एक रिवर से जिसका नाम है डेनेपोर रिवर। अब ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर में से एक है। ये आपकी 3 कंट्रीज से होके निकलती है, डैट इज रशिया से ये ओरिजिनेट करती है। यहाँ पर आपकी वल्दाई हिल्स हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। फिर ये बेलारूस पहुँचती है और बेलारूस के बाद ये यूक्रेन से होते हुए आपके ब्लैक सी में ड्रेन करती है। ये आपका ब्लैक सी है, यहाँ पर ये ड्रेन करती है। अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में यहाँ पर एक आपका डैम है डेनेपर रिवर पे, दैट इज नोवा डैम। इसके ऊपर ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से अब ये डैम टूट गया है। ये खारकसन जो आपका एरिया है वहाँ पर लोकेटेड है, इसको याद रखना बिकॉज हो सकता है अगली बार यूपीएससी आपको इस लोकेशन के बारे में पूछ ले। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईस्ट चाइना सी ऑफ जापान और येलो सी के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना और रशिया ने एयर पेट्रोलिंग कंडक्ट की है इस एरिया में। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेजर वाटर बॉडीज यहाँ पर लोकेटेड है। ये आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन आ गया, इसी का एक वाटर बॉडी पार्ट है, दैट इज सी ऑफ जापान। इसके साउथ में आ जाती है आपकी ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को आपस में कनेक्ट करती है आपकी कोरियन स्ट्रेट। इसके अलावा यहाँ पर आपका येलो सी भी आ जाता है और यहाँ ये आपका ताइवान वाली टेरिटरी है, ऑल्दो यहाँ तक आपकी पेट्रोलिंग कंडक्ट नहीं की गई है। ताइवान से थोड़ा नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपका लुजान स्ट्रेट है और ये आपका आ गया ताइवान स्ट्रेट। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ, यहाँ पर आ गया आपका सी ऑफ जापान, फिर यहाँ पर कोरियन स्ट्रेट, फिर ये ईस्ट चाइना सी आ गया आपका। इसके थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो आपको येलो सी देखने को मिलेगा। ईस्ट चाइना सी के साउथ में लोकेटेड है आपका ताइवान और चाइना के बीच में ताइवान स्ट्रेट है। ताइवान और फिलीपीन के बीच में आ जाता है आपका लुजान स्ट्रेट और लुजान स्ट्रेट से ईस्ट में जाते हैं तो ये आ जाता है आपका फिलीपीन सी। तो ये मेजर वाटर बॉडीज हैं जो यहाँ इस एरिया में लोकेटेड है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। ये आर्टिकल हमारा डील करेगा मनरेगा से, जिसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आया था आपका 2005 में। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम है जहाँ पर वर्क को इंश्योर किया जाता है। ये भारत के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये एक तरह का आपका डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट है जहाँ पर मान लीजिए एक एरिया में ड्रॉट आता है तो लोग काम की डिमांड करते हैं। अगर सरकार 15 दिन के अंदर इन्हें काम नहीं प्रोवाइड की जाती है तो इन्हें अलाउंस मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेरोजगारी भत्ता भी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में ध्यान दिया जाता है कि 1/3 जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो महिलाओं को प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हम 100 दिन के रोजगार को इंश्योर कर सके अडल्ट मेंबर्स को एक फैमिली के, और ये जो काम रहेगा वो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर्स में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, कोई स्कूल की, पंचायत की, तो उसमें यहाँ पर लेबर की पार्टिसिपेशन में ये पार्ट लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया जाता है, दैट इज अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इसके अलावा एडिशनली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो काम है वो ग्राम सभा रिकमेंड करती है और ग्राम सभा ही इसको चेक करती है। मतलब यहाँ पर जो ऑडिटिंग है वो ग्राम सभा के द्वारा की जाती है इसकी। अब बात की जाए इस आर्टिकल के कंटेक्स्ट की तो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल में काफ़ी टाइम से मनरेगा स्कीम के अंडर वेजेस को पे नहीं किया गया है, तो जिस वजह से कोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंटर से एक क्वेश्चन पूछा है कि इनको आप वेजेस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कोर्ट में अभी केस चल रहा है, देखते हैं इसका क्या वर्डिक्ट आता है। बट अभी के लिए हमारे को ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी था। अब इस स्कीम को लाने के पीछे हम मोटिव समझ लेते हैं जो हमारे को मेंस में थोड़ा हेल्प कर सकता है। देखिए, आपको ये समझना होगा कि भारत के अंदर ज़्यादातर जो किसान हैं वो मानसून डिपेंडेंट है और इसमें भी हमारे जो मेजॉरिटी किसान हैं वो स्मॉल लैंड के ऊपर वर्क करते हैं। मतलब आपको ये कहूँगा मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1-2 हेक्टेयर से ज़्यादा की खेती बाड़ी नहीं है और ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या रहता है कि जहाँ पर आप सिर्फ अपनी फैमिली के गुजर बसर के लिए ही कुछ अनाज उगा रहे हैं।
तो जब ड्रॉट वगैरह आता है या आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट आते हैं तो इसकी वजह से इन सभी परिवारों की इनकम के ऊपर असर पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये डिमांड ड्रिवन आपकी एक स्कीम है, जहाँ पर जिसके पास रोजगार ना हो तो वो गवर्नमेंट से कह सकता है कि भाई आप मुझे 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कीजिए। अगर गवर्नमेंट 15 दिन के अंदर काम नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो उस केस में यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। तो आई होप आपको ये कंटेक्स्ट समझ में आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मैनुअल स्क्विंजर्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं। भारत में पहले क्या होता था कि ड्राई लैट्रिन्स कंस्ट्रक्ट होती थी। अब जब मशीन से इतनी नहीं होती थी तो जैसे गटर की सफाई वगैरह या सीवरेज की सफाई करने में भी हम कुछ लोगों को उतारते थे। अब ऐसा नहीं है कि ये काम किसी को भी दे दिया जाता था। जैसे जो अनटचेबल होते थे ना सोसाइटी में, पहले उनको ये काम दिया जाता था। अब ये एक तरह की ऐसी प्रैक्टिस है जिसकी वजह से ना केवल ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, बल्कि यहाँ पर आप ये समझे कि इसे करते हुए कई बारी तो लोगों की जान तक चली जाती थी, क्योंकि जैसे गटर है, सीवरेज है, इसमें बहुत ज़्यादा मीथेन प्रोड्यूस होती थी। अब कोई इंसान अगर इसे साफ करने नीचे जाता है तो यहाँ पर उसकी डेथ तक हो जाती थी। तो हेल्थ के ऊपर इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज तो थे ही, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह से आप किसी इंसान को ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भेज रहे हैं तो उसकी बॉडी बहुत से केमिकल सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आ रही है और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर पर्टिकुलरली कुछ कास्ट को टारगेट किया जाता था। ये जैसे मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि अनटचेबल से ही ये करवाया जाता था, तो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी इससे बढ़ती थी सोसाइटी में। साथ ही साथ इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। जैसे आपने एंशिएंट सोसाइटी के बारे में सुना होगा ना, कि यहाँ पर कुछ लोगों की परछाई को भी जो ऊंची जाति के लोग थे वो अपने ऊपर गिरने से अपने आप को अशुद्ध मानते थे। तो ये वो उन्हीं कैटेगरी में आते थे लोग। तो इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता था और एक तरह से ये प्रैक्टिसेस डीह्यूमनाइज भी है, क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान का एक्सक्रीटा साफ करने के लिए भेजना ये अपने आप में ही ह्यूमन के ऊपर एक शोषण है। अब इसको यहाँ पर बैन कर दिया गया था भारत के अंदर, दैट इज मैनुअल स्क्विंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर। अब किसी भी तरह की ड्राई लैट्रिन, गटर्स और सीवरेज में आप इंसान को उतार के उसकी सफाई नहीं करवा सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह बताया गया कि 766 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें से हमने 508 के अंदर मैनुअल स्क्विंजिंग को बंद कर दिया है। मतलब वहां पर अब मैनुअल स्क्विंजिंग परफॉर्म नहीं होती है। अब जैसे इनके बारे में बात की है हमने, तो एक बात और याद रखें आप, 1993 में आपका एक कमीशन बना था, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। अब इनको जिम्मेवारी ये दी गई थी कि भाई जो रिहैबिलिटेशन का वर्क है इनका वो आप देखेंगे। इनिशियली ये एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी अंडर नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। अब ये जो एक्ट है ये लैप्स कर गया था आपका 2004 में। तो इसके बाद से ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर वर्क करती है। इनका काम अभी भी यही है कि गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम है, जैसे नमस्कार मिशन है या आपकी वेरियस अदर स्कीम्स है जिसके अंडर गवर्नमेंट इन्हें डायरेक्ट 40,000 तक रुपए देती है, उनके अंडर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, किस तरह से इनका रिहैबिलिटेशन वर्क चल रहा है, इनके ऊपर ये फोकस करते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी गूगल, बेन कंपनी एंड टी-मास्क के द्वारा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई इंडिया की जो आपकी इंटरनेट इकॉनमी है दैट विल बी अराउंड 1 ट्रिलियन बाय 2030। अब इसमें जो भी आपकी ई कॉमर्स फर्म है जो बिजनेस टू कस्टमर डील करती हैं, इनकी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। खासकर टीयर 2 सिटीज़ में इनकी पेनिट्रेशन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इंडिया की इंटरनेट इकॉनमी बूस्ट करेगी। साथ के साथ यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि टीयर 1 सिटी में भी अराउंड 13% की आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था, ऑल्दो नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो इस वजह से आप हो सकता है कि इसे एज एन पॉइंटर यूज कर सके मेंस में। तो आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, दैट इज फतेह। ये फारसी नाम है, ओरिजिनल नाम इसका आप ये कह सकते हैं कॉन्करर भी है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसके जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड 1400 किलोमीटर। अभी रिसेंटली इसे टेस्ट किया गया, तो इसकी जो स्पीड है, ईरान ऐसा क्लेम कर रहा है कि ये 15 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड है। जैसे आपको पता होगा साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो इससे 15 टाइम ज़्यादा तेज ये आपकी मिसाइल वर्क करेगी और इसको काउंटर करना बहुत से एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए मुश्किल रहने वाला है। तो यहाँ आप ये याद रखना कि देखिए वेस्ट एशिया में 2 ही आपकी मेजर पावर हैं, एक तो आपका सऊदी अरेबिया और दूसरा ईरान। तो ईरान जिस तरह से अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, तो ये पूरे वेस्ट एशिया और यूएसए के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि भविष्य में इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की।
इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में। सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आप किसी कमोडिटी के जनरल प्राइस में कोई इंक्रीज देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने आज एक आईफोन लिया, इस आईफोन की कीमत थी 1,00,000 रुपए। अब अगले साल आपने सेम ही आईफोन को देखा, मतलब फिर से परचेज करने गए और इसकी कीमत हो गई 1,10,000। मतलब कोई अपग्रेड वगैरह कुछ नहीं किया गया है, सेम प्रोडक्ट है, बट 10,000 यहाँ पर इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है। अब ये जो कीमत थी मान लीजिए 2022 में थी और ये कीमत है 2023 में, तो ये जो 10,000 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर बात की जाए एक इकॉनमी में थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन ज़रूरी रहती है, तो इस वजह से भारत के अंदर भी हमने 4% ±2% की विंडो रखी है इन्फ्लेशन के लिए, ताकि इकॉनमी ठीक ठाक रेट पे ग्रो करे। बिकॉज आप रिसोर्सेज की जब तक आपकी कीमत नहीं बढ़ेगी तब तक इकॉनमी में ग्रोथ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज 1 किलो आलू आपके 10 रुपये के मिल रहे हैं तो अगले साल ये 12 के हो जाएंगे, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इतना तो इन्फ्लेशन इकॉनमी को मूव करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ती है और जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उनको एक इंसेंटिव मिलता है। बट जब आपकी इन्फ्लेशन अनकंट्रोल हो जाए तो उस समय ये इकॉनमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हैं तो आपके जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई, ये आपका टाइट मनी पॉलिसी अपनाएगा। अब टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है कि जो आपकी लोन दरें हैं वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर लोन की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इसका, जैसे मान लीजिए मैंने होम लोन लेना था, बट आज की डेट में 10% के ऊपर आपका होम लोन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आज की डेट में मैं होम लोन के लिए परस्यू नहीं करूंगा। ये कार लोन बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो मैं उसको परस्यू नहीं करूंगा। तो भारत में अभी ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल जो आपका इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट रहने वाला है। अब 2-3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि मिल्क, राइस एंड पल्सेस, इनमें आपके जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो सकती है। अब मिल्क के अंदर आपको लगभग 11% की इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको लंपी स्किन डिजीज देखने को मिल रही है बफेलो काओ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर हीट वेव का भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इनकी मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर। तो इन दोनों कारणों से मिल्क की प्रोडक्शन कम हुई है और ये कारण बनेगा जिसकी वजह से मिल्क का इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। दूसरी चीज़, राइस एंड वीट, जैसे कि वीट की प्रोडक्शन में आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अनसीजनल रेन के कारण काफ़ी क्रॉप को डैमेज पहुंचा है। अभी राइस की कल्टीवेशन के टाइम पे भी ये सेम चल रहा है, तो इसमें भी आने वाले समय में इन्फ्लेशन रहेगी। उसके अलावा पल्सेज में तूर, उर्द और मूंग की दालों में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। ये डाटा आपका पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो रिलीज करता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जहां पर हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर लेवल पे क्या इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, जहां पर हम होलसेलर के लेवल पे ये देखते हैं कि क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिजिनसली डेवलप्ड टोरपीडो के बारे में, जिसका नाम है वरुणास्त्र। इसको डेवलप किया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब के द्वारा, जो कि आपकी DRDO के अंडर आती है। ये आपकी एंटी सबमरीन टोरपीडो है, जो कि सभी नेवल वॉरशिप के ऊपर वर्क कर पाएगी। मतलब आने वाले समय में हम डिफेंस की एक और इक्विपमेंट के लिए फॉरेन डिपेंडेंसी अपनी कम करने वाले हैं। तो इस आर्टिकल में आपको ये याद रखना है कि वरुणास्त्र क्या है। ये बेसिकली इंडिजिनसली डेवलप्ड टॉर्पीडो है, जो कि पानी के नीचे वर्क करता है और ये दुश्मन की सबमरीन्स और जहाज़ों को डुबोने का काम करता है। तो आज की इस डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आज की इस डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।